तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस में। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी। उम्मीद है कि बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अब तक नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप प्रीवियस क्लास को जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पादप जनन यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पे बात की है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं। ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो लोग जा करके एक बार पूरी क्लास को, जो प्रीवियस क्लासेस है, उसको जरूर देख लें। है ना। इसमें हम लोगों ने प्राथमिक द्वितीयक अंग देख लिया है, पुष्पी पादप की संरचना पे बात हो चुकी है। इसके अलावा पुष्प के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पे हम लोगों ने बात कर लिया है। पुंग केसर पे बात हो चुकी है बच्चों। साथ ही साथ स्त्री केसर यानी कि जायांग पे बात हो चुकी है। और हम लोगों ने किसे क्या कहते हैं ये चार्टिंग भी पढ़ चुके हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टिंग मैंने आपको बताया था क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम इसको याद कर लेते हो तो तुम्हारे कई क्वेश्चन सीधे इससे बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद लघु बीजाणु धानी पे हम लोगों ने बात किया था। टैपिटम के बारे में बताया था। आपको ये डायग्राम याद होगा जिसमें हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे लघु बीजाणु, लघु मात्र बीजाणु होता है जिससे नए स्पोर्स बनते हैं। है ना। और फिर बच्चों हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन पे अलग अलग प्रकार का पढ़ा था कि लीनियर होता है, टी शेप होता है, डिस्कशेट, आइसोबाइलेटरल, है ना, टेट्राहेड्रल, और इस तरह की चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे परागकण के आगे के बारे में। ठीक है। तो आपको मैंने अब तक बताया था कि जो परागकण होता है वो पुष्प का नर युग्मक यानी कि मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो यहीं से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने बताया कि जो परागकण होता है, परागकण, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो बाहर वाला लेयर होता है, जो कांटेदार लेयर होती है, ये वाली। ठीक है। सभी बच्चों को ये पता है ना। ये वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग बाह्य चोल कह रहे थे। ठीक है। और जो अंदर वाली लेयर है इसे हम लोग अंतःचोल कह रहे थे। है ना। और हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें स्पोरोपोलिनिन और इसमें पेक्टोसेलुलोज होता है। ये सब पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। तो अब उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो, प्रत्येक परागकण या लघु बीजाणु, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि परागकण कैसा होता है। तो याद रखना है कि इसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर तुम इसको नहीं याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ये वाली वैल्यू याद कर लो, 25 से 50 माइक्रोमीटर। यह एक कोश की संरचना है। यह भी पेपर में पूछा हुआ है कि परागकण क्या होता है। तो बताओगे कि परागकण जो है वो एक कोशिकीय संरचना होती है जिसके चारों ओर दो स्तरीय, अभी हम लोगों ने बात किया, ये दो स्तर देखो, एक और एक, ये दो, है ना, दो स्तरीय भित्ति होती है। भीतरी स्तर पतला और लचीला होता है और बाहरी स्तर जो है वो मोटा और दृढ़ होता है। अंदर वाले को इंटाइन और बाहर वाले को एक्साइन बोलते थे। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाल्टी भी हो सकता था। याद है वाल्टी? तुम्हें याद होगा, मैंने ऐसे ऐसे करके बताया था कि बाहर वाला लेयर जो है वो काफी कठोर हो सकता है, ऐसे वाल्टी टाइप का, या फिर जालिका रूपी हो सकता है, या शूलमय हो सकता है। शूलमय का मतलब होता है इस तरह से, और जालिका रूपी का मतलब जाल जैसा। ये ऐसे बहुत सारे जाल होंगे। तो तुम्हें याद रखना है कि जो परागकण होगा वो वाल्टी हो सकता है, ऊपर का जो लेयर है, शूलमय हो सकता है, या फिर जालिका। तो अगर कोई भी चित्र तुम्हें दिखाया जाए और पूछा जाए कि बताओ ये किस प्रकार का परागकण है, तो तुम बताओगे कि अगर ये ऐसे मोटा निकला हुआ है तो बोलोगे कि ये वाल्टी है, ये वाला बोलोगे शूलमय है, और ये वाला जालिका है। ठीक है। कभी कभी चिकना भी हो सकता है। ये देखो बिल्कुल चिकना है, इस पे कोई चीज नहीं है, तो इसको चिकना बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें जनन छिद्र होते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि जनन छिद्र से वो पराग नलिका निकलती है। अब देखो क्या कह रहा है,
हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बीजपत्री में जनन छिद्र एक ही होता है, जबकि रेनुकुलस में 15 से 30 तक के जनन छिद्र हो सकते थे, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे लघु युग्मक जनन या नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, पराग कोश में लघु बीजाणु जनन या कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि परागकण कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आएगा परागकण कैसे बनते हैं, तो ये तुम्हारा आंसर है। पराग कोश में लघु बीजाणु जनन यानी कि पराग कणों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक, अब कह रहा है कि परागकण पराग कोश में मुक्त होने के पहले ही अंकुरण करना शुरू कर देता है और इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़े ट्यूब केंद्रक और एक कायिक केंद्रक में बदल जाता है। ये वाली बात कह रहा है कि परागकण को अगर हम देखें तो परागकण को जब देखोगे तो इसमें एक छोटा सा केंद्रक और एक बड़ा वाला केंद्रक है ना, इसको हम लोग कह रहे थे कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक, और इसको हम कह रहे थे जनन कोशिका या जनन केंद्रक। तो कभी भी पेपर में ऐसा पूछता है तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अब जैसे ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इस स्ट्रक्चर में हमें बताया गया है कि पराग कणों में केंद्रक का डिवीजन होता कैसे है। देखो पराग कण को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये अलग अलग कंडीशन में दिख रहा है। देखो ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो इसको रिक्तिका कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप में जब देखोगे ना पराग कणों को, ये स्कूल में तुम्हें पराग कणों का माइक्रोस्कोपिक व्यू, जब हम माइक्रोस्कोप में पराग कणों को देखते हैं तो तुम देखोगे कि परागकण इस तरीके से दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। तो तुमसे कभी भी कोई चित्र आ जाए या बोल दे कि परागकण माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं बताओ, तो तुम ये बताओगे कि सर ये इस तरह से दिखाई देते हैं। ये देखो वैक्यूल्स, रिक्तिका दिखाई दे रही है, इसमें क्या दिखाई दे रही है, रिक्तिका। ये देखो यहाँ भी रिक्तिका दिखाई दे रही है। ठीक, फिर ये देखो रिक्तिका में जो पोषक तत्व है वो खत्म हो गया, ये देखो केंद्रक बनना शुरू हो गया। पहले रिक्तिका होती है और केंद्रक बहुत छोटा होता है। केंद्रक को हम एन से दिखा देते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक, अभी देखो केंद्रक धीरे धीरे विभाजन करना शुरू किया है। ये देखो धीरे धीरे विभाजन कर रहा है ना, और फिर ये केंद्रक देखो यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या होगा कि कभी कभी ये केंद्रक टूट करके दो अलग अलग केंद्रक बना रहा है ना। देखो एक ये बना दिया और एक ये, और यही डेवलप करके ये सेल, अगर देखो एक अकेला है तो एक केंद्रक बोलोगे, ये दो है तो नॉर्मल जो परागकण होता है वो दो सेल होता है। लेकिन देखो यहाँ पे जो दो सेल संरचना है ये डिवाइड होकर के 3 सेल बना दिया। तो मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में भी समझाया था, आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट पे। तो 2 सेल, परागकण सामान्य रूप से 2 सेल होता है, बट कभी कभी 3 सेल भी हो जाता है। तो कैसे होता है थोड़ा इस पे बात करते हैं। ये देखो थोड़ा स्पेस चाहिए। ये देखो मान लो ये कोई परागकण है, ठीक है। इसमें शुरू में एक केंद्रक होता है जैसे कि उसमें दिख रहा है, और बाकी पूरा स्थान रिक्तिका ली रहती है। अब ये केंद्रक क्या होता है, जैसे जैसे इसको पोषण मिलता है ये डिवाइड होकर के 2 केंद्रक में बदल जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं 2 सेल, एक ये और एक ये। ठीक है, 60% प्लांट 60% पौधे बेटा ऐसे ही होते हैं, 2 सेल कंडीशन।
तो तुमसे पेपर में कहेगा कि 2 सेल कंडीशन कब कब होता है, तो बोलोगे 60% प्लांट 2 सेल कंडीशन होते हैं, जैसे कि ये है। लेकिन 40% जो पौधे होते हैं वो 3 सेल होते हैं। अब ये 3 सेल क्या है, एक ये है, एक तो न्यूक्लियस था ही, नीचे वाला डिवाइड होकर के 2 में बट गया, तो ये 3 कंडीशन, वही 3 कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला है इसको कायिक कोशिका कहते हैं, और ये जो नीचे 2 पीस जो देख रहे हो इसको जनन कोशिका कहते हैं। तो ये जनन कोशिका है और ऊपर वाला क्या है, कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका, कायिक कोशिका, ये बात याद रखना है, ठीक है। देखो, जनन केंद्रक लेंस के समान होता है और दोनों केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। जैसे कि देखो ये चित्र दिख रहा है, जनन केंद्रक लेंस के समान छोटा छोटा, और ये कोशिका द्रव्य पूरी भरी हुई है, ये कोशिका द्रव्य भरी हुई है, इसी में तैर रहा है ना। फिर क्या कह रहा है, परागण प्रायः इसी अवस्था में पराग कोश से मुक्त होकर वर्तिका पर पहुंचते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब ये परागकण इसमें बन रहे हैं, ये अब ये परागकण जब निकलेगा तो वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा हम लोग देखते हैं इसको। मान लो ये कोई फीमेल भाग है, वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, और इसके अंदर होता है बीजांड, ठीक है। ये सब हम लोग पहले क्लास में पढ़े हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, मान लो किसी तरह से परागकण, ये मैंने परागकण बना दिया, ये परागकण इस पे पहुंच गया। तो किसी भी तरह से जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसी घटना को हम कहते हैं परागण। क्या बोलते हैं, परागण। तो परागण और परागकण में अंतर है, ये बात हमेशा याद रखना है। परागण अलग चीज होती है, परागकण अलग चीज होता है। जैसे देखो ये कह रहा है, परागण प्रायः इसी अवस्था में पराग कोश से मुक्त होकर वर्तिका पर पहुंचते हैं और अधिक परिवर्धन वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर होता है। यानी कि जब ये परागकण इस पे पहुंचते हैं तो यहां पर आकर के इनमें थोड़ा सा और विकास होता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पराग कणों का विकास है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पहले होता है या वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद। तो तुम बताओगे कि पराग कणों का विकास वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद, ठीक है। तो इस पे आने के बाद ज़्यादा विकास इनमें देखा जा सकता है। जैसे जैसे परागकण अंकुर करता है, पराग नलिका किसी एक जनन छिद्र को भेद कर, मतलब तोड़कर बाहर आ जाती है, और इसमें आगे की ओर ट्यूब केंद्रक और पीछे की ओर जनन केंद्रक होता है, ठीक है। आज जो इसका डायग्राम समझते हैं, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे जैसे मान लो ये डेवलप कर रहा है तो वैसे वैसे जनन छिद्र से पॉलिन ट्यूब निकलता है। ये देखो पराग नलिका निकल रही है और ये घूम के अंदर जा रही है। तो ये जो पराग नलिका निकल रही है, इस पराग नलिका में 2 चीजें हैं। देखो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे पराग नलिका निकलती है, आगे की ओर ट्यूब केंद्रक तथा पीछे की ओर जनन केंद्रक होता है। ये देखो, ये पराग नलिका निकल रही है और इसमें आगे की ओर कायिक कोशिका और पीछे की तरफ जनन कोशिका जो है होती है, ठीक है। तो ये आगे की तरफ कायिक कोशिका मिल जाएगी और पीछे की तरफ जनन। तो ये सब क्वेश्चन पेपर में आता है
कि कायिक कोशिका कहाँ मिलेगी, जनन कोशिका कहाँ मिलेगी, तो बताएंगे कि आगे की तरफ कायिक कोशिका और पीछे क्या होगी, जनन कोशिका होगी। चलो देखो आगे क्या दिखा है। जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक में विभाजित हो जाता है। ये वही कंडीशन है जो अभी मैंने बताया, 3 सेल है ना। तो 3 सेल कंडीशन देखो इसी में बनता है। जब जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों में विभाजित होता है और जनन केंद्रक युग्मकों में विभाजन की क्रिया को शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये पेपर में ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन समझाओ, तो या शुक्र जनन। तो कई लोग सोचते हैं कि ये तो मनुष्य में, नर में होता है, प्लांट में कहाँ होगा। तो याद रखना, प्लांट में जब एक जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक में बदल जाए, जैसे ये वाला चित्र देखो, ये एक नर युग्मक डिवाइड होके कितने में बदल गया, 2 में, तो इसी घटना को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। ठीक है, क्या कह रहे हो, शुक्र जनन। ठीक, युग्मकों के निर्माण के शीघ्र बाद ट्यूब नलिका केंद्रक विलुप्त हो जाता है क्योंकि निषेचन में इसका कोई महत्व नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है कि निषेचन में इसका कोई महत्व है क्या, ये वाला कायिक कोशिका का। तो कायिक कोशिका का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बचेगा केवल ये जनन कोशिका। और ये जो जनन कोशिका बचेगा यही आगे जाकर के निषेचन करेगा। कैसे करेगा देखते हैं अभी। परागकण और उसके अंकुरण से बनी पराग नलिका को नर युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट कहते हैं। तो परागकण के अंदर जो है उसको मेल गैमिट कहते हैं, और पूरे परागकण को, मान लो ये कोई परागकण है और ये उसका पॉलन ट्यूब है, पराग नलिका, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। परागकण और पराग नलिका, तो जो पराग कण है और पराग नलिका है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखना है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि परागकण आया, पहले भी थोड़ा काम इसमें हो चुका होता है, लेकिन इसमें मुख्य जो इसका काम है वो यहाँ आने के बाद विकास होता है। फिर पॉलन ट्यूब बनती है, इसमें 2 सेल्स चलेंगी, एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। आगे चल करके कायिक कोशिका का काम नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा और जनन कोशिका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा परागकणों के बारे में कुछ चीजें और समझनी है। ठीक है, जैसे देखो ये परागकण का एक हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला व्यू देख रहे हैं। देखो परागकण कुछ ऐसा भी दिखाई देता है, कुछ परागकण देखो ऐसे भी दिखाई देते हैं, कुछ देखो कांटेदार टाइप के हैं, देख रहे हो कांटा कांटा दिख रहा है। और इसको और बड़ा करेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे कांटा निकला हुआ है। कोई बता सकता है ये कांटा क्यों निकल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ये कांटे क्यों निकले हुए हैं इसमें। ऐसा इसलिए निकला है ताकि कोई जीव जंतु इसे खाए ना, अदरवाइज इतने सारे पॉलन ग्रेन होंगे और कोई जीव जंतु इसे खा लेगा तो परागकण तो बेकार हो जाएगा। तो परागकण बेकार ना हो इसलिए ये कांटे निकले हुए हैं, ताकि कोई भी इसको खाए तो उसका नुकसान ना हो, है ना। उसके गले में चुभेगा तो खाएगा ही नहीं, फिर तो परागकण की सुरक्षा हो जाएगी ना। भाई तुम्हें कांटे वाला चना दिया जाए खाने को तो खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं परागकण। अगर क्वेश्चन आ गया परागकण के बारे में बताओ, अभी तक मैंने तुम्हें समझा दिया सारा कॉन्सेप्ट, अब तुमसे क्वेश्चन आ गया कि परागकण के बारे में बताओ। तो देखो ये नोट्स मैंने लिख रखा है, देखो ध्यान से। नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, परागकण किस क्या दिखाता है, नर युग्मकोद्भिद या नर युग्मक कह सकते हो।
यदि आप गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकण देख सकते हैं। जैसे गुड़हल के फूल में देखोगे गुड़हल में देखो ऐसे निकला रहता है, तो इसको जब हाथ से छुओगे ना तुम्हारे हाथ में चिपक जाएगा छोटा छोटा, उसी को परागकण कहते हैं। और जब एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर परागकण अगर छिड़क कर देखा जाए तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इनका आकार, इनका रूप, इनका रंग, बनावट, सब कुछ अलग अलग होता है। जैसा कि अभी आपको दिखाया, सब अलग अलग टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में परागकण जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेगा कि एक लघु बीजाणुधानी के अंदर कितने परागकण हो सकते हैं, तो कई हजार, है ना, कई हजार परागकण बनते हैं, ये याद रखना। कई हजार परागकण बनते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए कि परागकण कैसा दिखाई देता है तो क्या बताओगे? देखो ये दो वैक्यूल्स और ये इसका केंद्रक है, और अगर उसको बड़ा करके देखोगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है। तो परागकण बेसिकली गोली होते हैं जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें दो भित्ति होती है, ये भी हम लोग पहले से जान गए। बाहर का कठोर होता है जिसमें स्पोरोपोलिन होता है ना, और ये प्रतिरोधक सामग्री से बना होता है जो उच्च ताप और अम्लों और क्षारों से भी बचा सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का। ये क्वेश्चन आता है कि परागकण कैसा है, बोलोगे गोलीय है। तो इससे लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आता है ना। इस बार के सिलेबस में तुम्हारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन गया है, बढ़ गया है। तो बहुविकल्पीय जो प्रश्न है तो इनका व्यास कितना होता है? 25 से 50। इसमें कितनी भित्ति होती है? दो पत्ती वाली। बाहर की भित्ति देखो कठोर है, जिसमें क्या पाया जा रहा है? स्पोरोपोलिन। और अंदर की जो भित्ति है ना, वो क्या कहलाती है? पेक्टोसेलुलोज। ये देखो लिखा है, आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, बाहर वाले को बाह्यचोल कहते हैं। देखो लिखा है कि जो बाह्य वाला है वो उच्च ताप और अम्लों और क्षारों से भी रक्षा कर सकता है। तो जो स्पोरोपोलिन है ये अधिक तापमान, अधिक अम्ल, अधिक क्षार, इन सब से रक्षा कर सकता है। और अभी तक कोई ऐसा एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलिन को हटा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा बात है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या कोई तरीका है जिससे हम स्पोरोपोलिन को हटा सकते हैं? बोलोगे नहीं, अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे स्पोरोपोलिन को हटाया जा सके। परागकण के बाह्य चोल में स्पष्ट रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। तो तुम याद रखो कि जो बाह्य चोल होता है उसमें जनन छिद्र होता है, और इस स्थान पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो सारा इंपॉर्टेंट बात एक साथ लिख दिया है कि एक बार पढ़ो, तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि परागकण में जीवाश्म के रूप में हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो सकते हैं। अब पूछेगा क्यों, तो बताओगे क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलिन। और एक बात याद रखना कि बाह्य चोल जो होता है वो आकर्षक होता है। ठीक है, ताकि वो लोगों को या कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, वो उसे खाने के लिए आए और फिर परागण हो सके। जबकि अंतः जो है वो पतला होता है, अंतः वाला है ना, उसमें सेलुलोज और पेक्टिन पाई जाती है जो परागकण का जीवद्रव्य जो है बनाती है। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए कि ये वाला स्ट्रक्चर एक्साइन होता है ना, अंदर वाला स्ट्रक्चर इंटाइन होता है, एक बड़ी सी इकाई कोशिका होती है,
एक छोटी सी जनन कोशिका होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो हमेशा ये डायग्राम याद रहना चाहिए। देखो ये अपरिपक्व है और ये परिपक्व है। तो जब ये परिपक्व हो रही है, इसको तुम कह सकते हो जब ये परिपक्व हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं बनती हुई बनता हुआ परागकण। अब देखो ये डेवलप कर रहा है अभी देखो ये कोशिकाएं जो है ना वो विभाजित हो रही हैं। इसको कहते हैं एसीमेट्रिक तंतु। एसीमेट्रिक तंतु का मतलब होता है कि ये कोशिका है और इस कोशिका को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे तंतु लगे हुए हैं, धागे, जो इसको खींच करके दो में तोड़ेंगे। देखो ये धागा है ना, इसको इसे खींचेगा, दो में तोड़ेगा। ये देखो यहाँ पे टूट गया, तो ये एक केंद्रक बन गया, ये दूसरा केंद्रक बन गया। तो ये हो जाएगा कायिक जनन कोशिका, ये हो जाएगा कायिक, ये हो गया जनन कोशिका। तो इसी के बारे में हम लोगों ने अभी यहाँ बात किया, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। ठीक है, देखो ठीक है। तो ये सब बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। जब परागकण परिपक्व होता है, क्वेश्चन आएगा परिपक्व परागकण में क्या है, तो उसमें दो कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? दो। एक होता है कायिक कोशिका और दूसरा होता है जनन कोशिका। अब तो सबको ये याद भी हो गया होगा। कायिक कोशिका बड़ी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाइवा में भी स्कूल में पूछा जा सकता है। तो अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो कायिक कोशिका कैसी होती है? बड़ी होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार होता है, ताकि ये इसमें भोजन संचित होता है। और भोजन संचित होगा तभी तो ये इसको पोषण देगी ना। तो इसका काम होता है पोषण देना, कायिक कोशिका का। तो इसमें भोजन संचित होता है, तो कायिक कोशिका जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। कायिक कोशिका जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती है, इसमें भोजन संचित होता है। ये विशाल अनियमित आकृति वाली होती है और जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका में के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। तो जनन कोशिका कैसी होगी? छोटी। देखने से ही समझ में आ जाता है। ये देखो, ये जनन कोशिका, ये कायिक कोशिका, ये बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। जब भी एग्जाम में आए तो आपको बनाना है। चलो अब हम लोग बात करेंगे लघु युग्मक जनन या नर युग्मकोद्भिद। ये हेडिंग है। पराग कोश में लघु बीजाणु जनन या कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यानी अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जिन्हें परागकण नर युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया कि लघु युग्मक जनन क्या है, ये उसका आंसर है। ये तुम्हें लिखना है, सबसे बढ़िया आंसर, कि परागकण में, पराग जो कोश है उसके अंदर लघु बीजाणु जनन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लघु मातृ जनन कोशिका होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, मियोसिस। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 4 सेल बनाते हैं। वही बात ये कह रहा है। ठीक है, तो एक लघु मातृ जनन कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनाती है। परागकण परागकोश से मुक्त होने से पूर्व ही अंकुरण करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और एक बड़े ट्यूब न्यूक्लियस में बनाते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ना, एक जनन होता है। ये वही बातें हैं। चलो ये देखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये नोट्स है, अभी जो मैंने समझाया है ना उसी का लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है। देखो ये लिखा है, जब शुक्र जनन किसे कहते हैं अभी बताया ना, वो लिखा हुआ है। और परागकण में अंकुरण से बनी पराग नलिका को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये वाला भी बताया ना, ये अंकुरण वाला, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखना। देखो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स देखो कैसे हो रहा है। ये पॉलिन ग्रेन है, अब देखो यहां से एक छोटा सा ट्यूब जनरेट कर रहा है, यहाँ पे जर्म पोर है, यहाँ पे देखो एक जर्म पोर है, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो। अब यहीं से देखो एक छोटा सा ट्यूब बना रहा है, और ये ट्यूब देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे पीछे की तरफ जनन कोशिका और आगे की तरफ कायिक कोशिका है, ठीक है। और ये कायिक कोशिका आगे जाकर के खत्म हो जाएगी और बचेगी केवल जनन कोशिका, वही आगे चल करके निषेचन करेगी। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा कि मैंने अभी बताया ना 60% जो परागकण होते हैं वो 2 कोश की होते हैं, ठीक है, जबकि जो 40% है वो 3 कोश की होते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि 60% कैसे होते हैं, तो बोलोगे 2 कोश की, और 40% कैसे होते हैं, 3 कोश की। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि परागकण से क्या नुकसान है, तो याद रखना परागकण जो है कुछ लोगों में एलर्जी होती है ना, जैसे तुम कभी धूप में जाओ तो धूप में जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि खुजली होने लगा, दाने निकल गए, है ना। तो अलग अलग धूल से एलर्जी होती है, थोड़ा भी धूल चला गया तो खांसी आने लगा। तो उसी तरह से कई लोगों को परागकणों की भी एलर्जी होती है। अगर हवा में परागकण उपस्थित हो और वो फेफड़े में चला जाए तो खांसी आने लगेगा। तो क्वेश्चन आएगा कि परागकण से क्या नुकसान है, तो ये उसका आंसर है, परागकण से एलर्जी होती है। इसके अलावा श्वसी वेदना मतलब सांस की परेशानी ये पैदा करते हैं। कभी कभी ये चिरकालिक श्वसन विकार जैसे दमा, अस्थमा का नाम सुना होगा, है ना, सांस की बीमारी, श्वसन शोध आदि देते हैं। ठीक है, भारत में देखो एक गेहूं आया था, गेहूं एक फसल बाहर से लाई गई थी, उसके साथ गाजर घास नाम का एक खरपतवार आ गया। गाजर घास कहते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग पार्थेनियम कहते हैं। तो पेपर में ये बहुत आता है कि पार्थेनियम क्या है। तो बताओगे कि विदेशों से गेहूं का एक फसल लाया गया, और वो जो गेहूं का फसल है उसके साथ साथ कुछ खरपतवार घास फूस आ गया जिसका नाम था गाजर घास, पार्थेनियम। इसके जो परागकण है ये बहुत ज़्यादा एलर्जी उत्पन्न करते हैं, तो लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट परागकण से नुकसान के बारे में है। परागकण से नुकसान ये आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलो अब देखो क्वेश्चन आएगा कि परागकण से क्या हमेशा नुकसान ही होता है, फायदा भी तो होता है। तो परागकण से फायदा भी होता है, ये देखो ये है परागकण से फायदा। परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, है ना। इन्हें पुराने समय में आहार संपूरक, जैसे कई लोग विटामिन की गोली खाते हैं, तो वैसे ही पुराने जमाने में परागकणों को विटामिन की गोली के रूप में, पराग गोलियां टैबलेट्स के रूप में दिया जाता था। ठीक है, पश्चिमी देश यानी जो विदेश है अमेरिका वगैरह, वहाँ पे इसकी गोलियां बनाई जाती थी, सिरप बनाए जाते थे, और गोली और सिरप बना करके लोगों को दिया जाता था। ठीक है, पराग की खपत ज़्यादातर जो खिलाड़ी होते थे, खिलाड़ी भाई खिलाड़ी है, गेम खेलेगा तो उसको ज़्यादा ताकत चाहिए, तो ज़्यादा ताकत प्राप्त करने के लिए परागकणों का सेवन ये लोग करते थे। तो पेपर में ये बात याद रखना है कि परागकणों का फायदा क्या है, तो परागकण को विटामिन की गोली के रूप में खाते थे। ठीक, नुकसान क्या है, तो गाजर घास पार्थेनियम का जो परागकण होता है वो बहुत ज़्यादा एलर्जी करता है। ठीक,
इसके अलावा घोड़ों को भी खिला देते ताकि घोड़ा अच्छे से दौड़ सके, अपना काम कर सके। तो ये बात याद रखना है। देखो कह रहा है कि परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इनकी एक निश्चित जीवन क्षमता होती है। अगर ये उस जीवन क्षमता से पहले कहीं पहुंच गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे, है ना, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो परागकणों को अपने लाइफ खत्म होने के पहले कहीं वर्तिकाग्र पे पहुंचना होता है, ठीक, ताकि ये निषेचन कर सके। तो कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग जो परागकण हैं उनकी जीवन क्षमता अलग अलग होती है ना। वो डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में, जैसे मान लो तापमान, नमी, है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि परागकणों की जीवन क्षमता किस पे निर्भर करती है। तो बताओगे कि परागकणों की जीवन क्षमता बेसिकली तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ पौधों का ना जो जीवन क्षमता है बहुत कम होता है, जैसे गेहूं और धान। गेहूं और धान का केवल 30 मिनट होता है। सोचो पेपर में क्वेश्चन आएगा, गेहूं और धान। स्मार्ट नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनते रहिए। 30 मिनट के अंदर गेहूं और धान अगर किसी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचे तो वो बेकार हो जाएंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका लंबे समय तक होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, धान एवं गेहूं केवल 30 मिनट में ही अपना जीवन क्षमता क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक। जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एवं सोलेनेसी, ये पेपर में जरूर आता है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी तीनों फैमिली है, प्लांट फैमिली सुना होगा आप लोगों ने, क्लास 11 में था भी, है ना। तो रोजेसी तुम्हें बस नाम जानना है। तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये इनके जो परागकण की क्षमता है वो कई महीनों तक होती है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 से 6 महीने तक समझ लो। तो इनकी क्षमता 4 से 6 महीने तक होती है, ताकि ये कभी भी आराम से परागण हो सके और ये वर्तिकाग्र तक पहुंच सके, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जैसे जानवर और मनुष्यों के शुक्राणुओं का भंडारण करते हैं, उसी तरह से हम परागकणों को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई परागकण है और हम चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद उसका उपयोग हो, तो 20 साल तक हम कहाँ रखेंगे उसको। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि इंसान, पशु, पक्षी, इनके जो गैमिट्स होते हैं उनको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही गैमिट का बैंक होता है। तो पराग कणों को पराग बैंक में स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ स्टोर करते हैं, तो पराग बैंक में द्रव नाइट्रोजन की उपस्थिति में टेम्परेचर होता है -196। टेम्परेचर होगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कई वर्षों तक इनको रखा जा सकता है। इस प्रकार से जो भंडारित परागकण हैं इनका प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन है, फसल प्रजनन कार्यक्रम, किस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परागकणों को स्टोर करते हैं। तो बताओगे कि फसल प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत हम इसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। आज एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बात किया बच्चों कि परागकण जो होता है उसके ऊपर का लेयर अलग अलग हो सकता है, या तो वो चिकना हो सकता है, या तो वो ऐसे मस्सेदार हो सकता है, ऐसे शूलमय हो सकता है, या फिर ऐसे जाली जाली हो सकता है। फिर आपको बताया कि किसी भी परागकण को जब देखोगे तो उसमें अंतःचोल, बाह्यचोल, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि इसमें स्पोरोपॉलिन होता है, इसीलिए ये जीवाश्म के रूप में भी पाया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो परागकण होता है
इसमें समसूत्री विभाजन होती है, जिसकी वजह से केंद्रक में विभाजन होता है, एक कायिक कोशिका बन जाती है और एक जनन कोशिका बन जाती है ना। 60% पौधों में 2 सेल कंडीशन और 40% पौधों में 3 सेल कंडीशन होता है। फिर हम लोगों ने बात किया कि कैसे स्टिग्मा पर जब वो पहुंचता है ना परागकण, तो इसमें आपको बताया कि स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, पहले कम डेवलपमेंट होता है। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर आने के बाद ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि परागकण में अंकुरण हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको गैमेटोफाइट कहेंगे। फिर अलग अलग टाइप के परागकण हमने देखे। एक लघु बीजाणुधानी में कई हजार परागकण पाए जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि परागण जो होता है इसमें 2 सेल्स होती हैं, कायिक और जनन। कुछ समय बाद कायिक कोशिका खत्म हो जाती है और बचता है केवल जनन कोशिका, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्पोरोपॉलिन जो है वो उच्च ताप पर भी खराब नहीं होता, और अभी तक ऐसे किसी एंजाइम का पता नहीं चल पाया जो स्पोरोपॉलिन को क्या करे, हटा सके, है ना। तो परागकण से जीवाश्म बन सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया कि परागकण में बहुत सारा भोजन संचित रहता है ताकि वो आगे परागकण आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। और फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो परागकण होता है उसमें इस तरीके से ट्यूब बनता है, ये चित्र याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोगों ने जानकारी की कि परागकण जो होता है इसमें एलर्जी भी हो सकती है, श्वास संबंधित बीमारियां भी कर सकता है। गेहूं के साथ गाजर घास या पार्थिनियम लाया गया, उसके परागकण बहुत ज़्यादा एलर्जी करते हैं। फिर परागकणों का यूज़ अच्छी गोलियों के रूप में, है ना, होता था जो घोड़े और खिलाड़ी खाते थे। और फिर हम लोगों ने बात किया कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी में कई महीनों तक परागकण सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि गेहूं और धान में केवल 30 मिनट, है ना। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कितने टेम्परेचर पे कर सकते हो, तो बताओगे कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम परागकणों को स्टोर कर सकते हैं, और उस कार्यक्रम का नाम है फसल प्रजनन कार्यक्रम, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, जिसमें परागकण से रिलेटेड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे। तो आपसे ये सारी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके प्रैक्टिकल में, आपके वाइवा में पूछी जाएंगी। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जितना भी पढ़ा दिया है उन सारी क्लासेस को देख करके अच्छे से सीख डालिए। कुछ क्लासेस यूट्यूब पे हैं और कुछ क्लासेस ऐप पे हैं, तो एक लाइन से सारी क्लास देख डालिए, पहले दिन से लेके अब तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।